तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक हैं, और यही कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को उन्होंने यही बात समझाई थी। तो सब लोग बड़े शौक हो गए कि साहब हम तो गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात कर रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि अफगान तालिबान हमारे साथ है और टीटीपी हमारे खिलाफ है। उन्होंने बोला नहीं साहब, ये पीछे से एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई आप किसी भी गलतफहमी में मत रहिएगा, दे आर वन इन द सेम। तो अब होगा क्या? तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान अगर एक हैं, जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा के इंटेंट था बताने का, अगर ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं भी थे, इंटेंट था बताने का, तो इससे यह होगा कि जब भी पाकिस्तानी आर्मी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे ऑपरेशंस करेगी या उनके ऊपर प्रेशर डालेगी, ये लोग अफगानिस्तान भाग जाएंगे और वहां पे इनके पास पूरी की पूरी शय होगी अफगान तालिबान की, क्योंकि सरकार अफगान तालिबान की, तो इनको पूरी शय मिलेगी। और जब मन चाहेगा ये अटैक करेंगे पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, फिर वापस अफगानिस्तान चले जाएंगे। पहले भी ऐसे कई तंजीमें कर चुकी हैं, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि जो पहले कभी नहीं हुई है, या मेरे दिमाग से बात निकली नहीं। दिस इज मेरली हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। इसलिए पाकिस्तान ने फेंस वेंस लगा रखा है वहां पे, ड्यूरन लाइन के आसपास फेंस लगा रखा है पूरा, पर वो फेंस की कोई अहमियत नहीं। आएंगे, रॉकेट लॉन्चर मारेंगे, उसके ऊपर बम से उड़ा देंगे, फेंस अंदर चले जाएंगे और अंदर बाहर इनका चलता रहेगा। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पश्तून लोग हैं, हमने पहले भी बताया था, पश्तून जो हैं वो ड्यूरन लाइन को, यानी कि बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, उसको मानते ही नहीं है। वो कहते हैं फ्रॉड है, ये पाकिस्तान का फैलाया हुआ झूठ है, ये तो हमारे इलाके में पाकिस्तान बैठा हुआ है। और इवन तालिबान इस चीज को कभी नहीं मानेगा। तीसरी चीज, पश्तून नेशनलिज्म इस वक्त दोस्तों सबसे बड़ा, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस के ऊपर, लेकिन आज मैं आपको बात बता दूं कि जो पश्तून राष्ट्रवाद है वो बहुत एक जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। और किसी ने नवाबजादा अकबर बुख्ती साहब को, जो शहीद हो गए थे, परवेज मुशर्रफ ने उनको मरवा दिया था, वो बलोच लीडर थे, लेकिन उन्हीं की बात को पैराफ्रेज करके मुझे बताया था, उसको चेंज करके उन्होंने कहा बलोच के लिए था, लेकिन ये उन्होंने पैराफ्रेज करा था कि पश्तून जो अपने बारे में कहते हैं कि पश्तून फॉर 5000 ईयर्स, मुस्लिम फॉर 1400 ईयर्स, पाकिस्तानी फॉर 73 ईयर्स। तो आप ये समझ लीजिए कि वो कहते हैं पहले हम पश्तून हैं, फिर हम मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं। तो अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि बिल्कुल इनको कंट्रोल कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया, इस तालिबान ने बहुत खेला खाया है पिछले 21 सालों में, बहुत सीखा है। पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ी हो रही है। 3 से लेकर 5 लाख लोग शुरू में आए थे, शुरू में मैं आपको बता रहा हूं, वो अब 3 से लेकर 5 मिलियन हो गए, यानी कि 30 से लेकर 50 लाख हो गए जो पाकिस्तान के अंदर है। पहले 3 या 5 लाख आए थे शुरू में, अब वो 30 to 50 लाख हो गए, और पाकिस्तान में हर जगह, कराची वगैरह में पूरे फैल गए। और कराची इज द मेन सिटी ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा तो वही सिटी है जो सबसे ज्यादा, पाकिस्तान की 60% से ज्यादा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है एक कराची शहर का है। तो पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है बहुत जबरदस्त। एक तो रेफ्यूजी पॉपुलेशन को पालना आसान नहीं है, दूसरी चीज उनके साथ कौन कौन से लोग आए, कैसे लोग आए अंदर, आपको पता नहीं है, और घुस जाएंगे पाकिस्तान के अंदर ट्राइबल एरियाज में। आप क्या कर लेंगे, कहां कहां ढूंढ लेंगे, किस किस को ढूंढ लेंगे आप? यू सी, पाकिस्तान की भी जवाबदेही है ना। कल वो बोलेंगे कि बिरादर इस्लामी मुल्क है, अब मुसलमानों को क्यों निकाल रहे हैं यहां से, तो फिर पाकिस्तान हल्ला करेगा कि साहब ये यहाँ पे क्राइम फैल रहा है, ये हो रहा है। तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी चीज है, पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकलाइजेशन है वो ऑलरेडी ज्यादा पीक पे पहुंच रखा है। ये जो गजवाए हिंद का चूरन पाकिस्तानी खिलाते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे, राइट, ये सब झूठी बातें कि ये होगा, वो होना जाना देखिए कुछ है नहीं, पाकिस्तान के कुछ बस का है नहीं। लेकिन पाकिस्तान इसी से डूब रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को शायद ये रियलाइजेशन नहीं है कि किस लेवल पे एक्सट्रीमिज्म ऑलरेडी बढ़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। और अगर रियलाइजेशन है तो इस बात का रियलाइजेशन नहीं कि अब तालिबान वहां पे आ गया है तो उसके असरात पाकिस्तान पे क्या होंगे। रेफ्यूजी पॉपुलेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, क्राइम, एथनिक स्ट्राइफ, यानी कि कम्युनिटीज की आपस में लड़ाई, और रिलीजियस फैनेटिसिज्म, वही सुसाइड बॉम्बर वाला दौर जो काफी हद तक, थैंक गॉड, बंद हो गया था पाकिस्तान के अंदर, अब वो फिर से शुरू होगा। क्योंकि आप तालिबान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप एक दहशतगर्द तंजीम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है बहुत अच्छा हुआ, नहीं। आप अगर तालिबान को अफगानिस्तान में रहने देंगे तो उसके असरात भारत तो लिमिटेड आएंगे, और जो आएंगे अगर कश्मीर में कभी आते हैं तो हम संभाल लेंगे, राइट। लेकिन पाकिस्तान कैसे संभालेगा? तीसरी चीज, एक हवा फैलाई गई, और मैं भी अक्सर ये बात कहता हूं क्योंकि बात सच है, पर लेकिन दोस्तों ये बात सिर्फ अफगानिस्तान के लिए सच नहीं है, ये हर जगह के लिए सच है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, तब आपको पता लग जाएगा कि बात हुई कैसे है।
और इस बात का जो लोग कहते हैं कि ना अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, लोग कहते हैं कि साहब आज आज तक अफगानिस्तान में कोई अपना झंडा नहीं गाड़ पाया और बड़े बड़े सुपर पावर आए और ये हो गया वो हो गया, ये सब कहानियां लोग सुनाते हैं। कहानी सच भी है काफी हद तक, अलेक्जेंडर भी आया था वहां पे, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान के ऊपर राज करा है, ये बात सच है। जो सिख एम्पायर था उसने अपने झंडे गाड़े हैं। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, तब जाके सिख एम्पायर अफगानिस्तान में कलैप्स हुआ, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने कुछ सालों तक राज करा है। बहरहाल कुछ साल, और अगर आप हजारों साल की इतिहास लगाएं तो कुछ साल तो कुछ भी नहीं होते। अब मैं आपको बताता हूं, किसी के भी मुल्क में जाके आप वहां पे चौधरी नहीं बन सकते। ये अफगानिस्तान के लिए सिर्फ सच नहीं है, ये हर एक मुल्क के लिए सच है। अंग्रेजों को जाना पड़ा हिंदुस्तान से, ठीक है। अमेरिकन जो कि वर्ल्ड का, अभी तो उस जमाने में 2 सुपर पावर हुआ करते थे, यूएसएसआर और अमेरिका को वियतनाम से जाना पड़ा, ठीक है ना। कोरिया में भी कोई ऐसे खास झंडे नहीं गाड़े। 1979 में चाइना ने वियतनाम को अटैक करा था और चाइनीज आर्मी को मार पड़ी थी। वियतनाम इतना सा मुल्क है दोस्तों, इतना सा मुल्क, उसने चाइना जैसे बड़े मुल्क को मारा था 1979 में, खूब पिटाई करी थी चाइनीज की। ऑपरेशन पवन श्रीलंका, जिसमें इंडियन आर्मी गई थी श्रीलंका, इंडियन आर्मी ने भी बहुत कैजुअलिटीज ली हैं श्रीलंका में, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज ली हैं। आप कभी दूसरे के मुल्क में जाके नहीं जीत सकते, वो ठीक है। अफगानिस्तान में 2 सुपर पावर आए और दोनों चले गए और आपने बड़े कि पाकिस्तानी कहते हैं जी हमने कर दिया, वो पाकिस्तानियों की आदत है हर एक आदमी से क्रेडिट लेने की, है ना। मैं देख रहा था पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहा था कि नील आर्मस्ट्रांग पहला बंदा था जिसने चांद पे कदम रखा था, तो किसी पाकिस्तानी पीछे से बोल रहा था कि जाने से पहले उसने कलमा पढ़ा है, एक्चुअली वो मुसलमान। ये पाकिस्तानी, ये लाहौर वाले जो वैरायटी लोग हैं, ये सब करते रहते हैं, सब उल्टी सीधी बात है, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। बट सीरियस बात यह है दोस्तों, सबसे सीरियस बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो असरात पड़ेंगे अगले 10-20 साल में आपको नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो इम्प्लोजन है, जो अंदर से पाकिस्तान फटेगा, जो अंदर से इम्प्लोड होगा, उसमें अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हाथ होगा। ये पूरा स्ट्रेटेजिक डेप्थ की डॉक्ट्रिन अभी भी है कीड़े जीएचक्यू रावलपिंडी में, जो पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर है, वहां पे काफी लोगों को अभी भी ये परेशानी है सर। तो दोस्तों हमने डिस्कस करा चीन के बारे में, अमेरिका के बारे में, कश्मीर इंडिया के बारे में, फिर हमने पाकिस्तान का भी डिस्कशन करा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें एक और फैक्टर है नदर्न अलायंस का। नदर्न अलायंस का ये अहमद शाह मसूद, लायन ऑफ पंशेर, ये सब बातें करते थे पहले, तो उनका बेटा अभी 1000 से लेकर 2000 फाइटर्स लेकर तैयार हो रहा है और नदर्न अलायंस को फिर से लोग मजबूत कर रहे हैं। और कौन कौन से लोग हैं जो नदर्न अलायंस को मजबूत कर रहे हैं? इंडिया एक जमाने में नदर्न अलायंस का बड़ा हॉट फेवरेट, मतलब इंडिया मानता था उसको। इंडिया ने फंड भी कराया और इंडिया ने हथियार भी सप्लाई करे हैं, जहां तक कि मेरी नॉलेज जाती है। नदर्न अलायंस वाले हमारे दोस्त थे और आज भी हमारे दोस्त हैं। अब ये वर्ल्ड के पास नदर्न अलायंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये कुछ आने वाले दिन बनाएंगे। क्योंकि अगर तालिबान शरीफों की तरह अफगानिस्तान में रहे और दुनिया को तंग न करे, अगर अमेरिका को यह बोल दे कि साहब आप फिक्र मत करिए, हम लोग इंश्योर करेंगे कि अफगानिस्तान की जमीन पे ना इस्लामिक स्टेट पनपेगा, ना इसमें अलकायदा पनपेगा, यानी कि अमेरिकन एसेट्स को, अमेरिकन एलाइज को और अमेरिका खुद को कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे अफगानिस्तान की जमीन से, तो मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस है, कि फिर तालिबान को सांस लेने के लिए लोग परमिट कर देंगे। नोबडी हैज द एपेटाइट टू गो इनटू अफगानिस्तान एंड फाइट विद द तालिबान, क्योंकि वे, तालिबान एक फौज नहीं है। तालिबान से 10 गुना बड़ी फौज अगर हो, प्रॉपर आर्मी हो, 10 गुना बड़ी, आप उसको हरा सकते हैं। लेकिन जो सिविलियन कपड़े में AK-47 पकड़ा है, आप गए उसको ढूंढते ढूंढते, आप गए, उसने अपनी AK-47 नाली में फेंक दी और सड़क के बीच में बैठ गया और अमेरिकन सोल्जर्स को बोला गुड मॉर्निंग सर, आप क्या कर लेंगे उसका? उसके माथे पे थोड़ा ना लिखा है कि वो तालिबान है। रिकॉग्निशन बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें हुई हैं, तो नदर्न अलायंस का भी एक फैक्टर है, जैसा मैंने आपको बताया। आखिरी चीज, लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि मेजर साहब आपने तो बोला था कि 3.5 लाख की अफगान फौज है और सिर्फ 75,000 तालिबान है, ये कैसे हो गया कि साहब ये फौज ने 75,000 के ऊपर 75,000 लोगों के सामने घुटने टेक दिए? दोस्तों मेरा एनालिसिस इस चीज पे बेस्ड था और आज भी मेरा एनालिसिस वही है जो मुझे लगता है कि लॉजिकली होना चाहिए था, कि मैं इंडियन आर्मी से हूं और हम लोगों में एक बात है जो हम अक्सर कहते हैं, हम लोग कहते हैं विजय या वीरगति। ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं इंडियन आर्मी के ना, विजय या वीरगति। तो आप कभी ये नहीं देखेंगे कि इंडियन आर्मी वालों ने सरेंडर कर दिया या भाग खड़े हुए, ये आप नहीं सुनेंगे। आप ये सुनेंगे कि हाँ सबके सब शहीद हो गए। मैं अक्सर
तेरा कुमाऊं की कहानियां सुनाता हूँ। तेरा कुमाऊं, बैटल ऑफ रिजांगला, चार्ली कंपनी, मेजर शैतान सिंह की कहानी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा था भारतीय सरकार ने, वो कहानी। और ऐसे कई सारे और इंसिडेंट्स हैं। इंडियन आर्मी, चाहे पहले भी हो, आपने सारागढ़ी की कहानी सुनी होगी, जहां पे वो 19 सिख सिपाही 10,000 अफगान से लड़ गए थे। तो ये आज से नहीं, 250 साल पुराना इंडियन आर्मी का ट्रेडिशन है। वी डू नॉट विड्रॉ, वी फाइट टू द लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट। और ये हम करते चले आए हैं, चाहे कितनी भी कैजुअलिटी। ये हमारी थिंकिंग है। मुझे ऐसा लगा भी, और मैं सोचने पर भी मजबूर हुआ कि ये अफगान फौज है, ये 20-21 साल से अमेरिका ने इसकी फंडिंग कर रखी है। बेस्ट वेपन्स, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट? ये फौज क्यों नहीं लड़ी? आपने कभी सोचा ये फौज क्यों नहीं लड़ी और इसने घुटने क्यों टेक दिए? इसलिए नहीं कि तालिबान बहुत जबरदस्त फाइटर है। एक्चुअली तालिबान जबरदस्त फाइटर नहीं है। तालिबान कभी एक प्रॉपर फौज के साथ फेस टू फेस तालिबान ने लड़ाई नहीं करी, कन्वेंशनल बैटल, क्योंकि तालिबान में कैपेसिटी नहीं है लड़ने की। हाँ, औरतों पे कोड़े बरसाना, बच्चों को गोलियां मारना और छोटी छोटी लड़कियों को अपने हरम में शामिल कर, ये जो कोट अनकोट मर्दानगी के काम है, ये सब तालिबान करता रहता है। तो जो लोग कहते हैं ना तालिबान कश्मीर में आ जाएगा, तालिबान कश्मीर में आ जाएगा तो हत्या हो जाएगी इनकी। इनको पता ही नहीं लगेगा कि कहां से गोली गई और कहां से निकली। कश्मीर में इंडियन आर्मी है। और जैसा मैंने आपको बताया था, आप कितने बड़े तुर्रम खान हो, आप किसी के मुल्क में जाके नहीं लड़ सकते, बहुत खून खराबा होता है। तालिबान अपने मुल्क में चौधरी होंगे, और जरूर होंगे, कोई बात नहीं, हम मानने को तैयार है कि वो अपने मुल्क में चौधरी होंगे, लेकिन इंडिया में चौधरी तो इंडियंस ही हैं। ये समझ लेना चाहिए किसी को भी। हमको छेड़ना नहीं चाहते तालिबान को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तालिबान इतने अकल से पैदल होंगे, वो बोलेंगे चलो कश्मीर पे जिहाद करें। नहीं, ये नामुमकिन है। अगर कोई आके देख ले, अगर कोई जोर आजमाइश करना चाहे तो यू मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। इंडियन आर्मी खड़ी है यहाँ पे, देख लेंगे हम लोग। आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना को, और ये अफगान आर्मी को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं इंडियन आर्मी में अलग क्या है। लोग कहते हैं ना कि जब सब कुछ फेल हो जाता है तो इंडियन आर्मी को बुलाओ। तो मैं इंडियन आर्मी का एग्जाम्पल देके मैं आपको अफगान आर्मी के बारे में समझाना चाहता हूं, जिसने सरेंडर कर दिया था। इंडियन आर्मी अलग क्यों है दोस्तों बाकी ऑर्गेनाइजेशन से? अलग क्यों है? मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोटा या बड़ा नहीं समझ रहा, सब बराबर हैं। इंडियन आर्मी और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बराबर हैं। हम ना किसी से बड़े हैं ना किसी से छोटे हैं, वी आर ऑल इक्वल। लेट मी प्लेस दैट ऑन रिकॉर्ड। बट इंडियन आर्मी थोड़ी सी अलग है। क्यों? और इंडियन आर्मी की ताकत कहां से आती है? ये बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर और ये ग्रैडबीज और ये मिसाइल्स और ये ये AK-47, ये पावर नहीं है इंडियन आर्मी का, ये ताकत नहीं है इंडियन आर्मी की। ये तो औजार हैं जंग के, जिससे इंडियन आर्मी जंग लड़ती है। ये भारतीय सेना की ताकत थोड़ा ना है। जो मोरालिटी है ना, मोरालिटी, एथिक्स, इथॉस, रेजिमेंटल स्पिरिट, जज्बा, ये इंडियन आर्मी की कोर स्ट्रेंथ है। और कोई भी फौज इन कोर स्ट्रेंथ से लड़ती है। कहने की बात यह कि अफगान आर्मी को आपने हमवीज दे दी, आपने M4 कार्बाइन्स दे दी, आपने उनको सैटेलाइट फोन्स दे दिए, राइट? पर ये इथॉस कहां से आएगा? ये रेजिमेंटल स्पिरिट कैसे आएगी? अफगान आर्मी की इस कारकर्दगी से जो उन्होंने करा है, मैं इतना सरप्राइज हूं कि भाई, और मैं कड़वी बात कहना चाहता हूं यहां पे, क्योंकि इसके बिना लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि तुम मरे क्यों नहीं वहां पे। यार मैं ये जानना चाहता हूं, तुम फौजी थे, तुम मर क्यों नहीं गए वहां पे? जब किसी ने तुम्हारी जमीन पर कब्जा करा, तुम मर क्यों नहीं गए वहां पे? अगर तुम शहीद हो जाते अपने देश के नाम पे तो हम भी तुम्हें सैल्यूट करते, इंडिया से सैल्यूट करते तुम्हें कि हाँ ये शेर का बच्चा मरा, तुमने तो घुटने टेक दिया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर तुम में और पाकिस्तान आर्मी में क्या फर्क रह गया? पाकिस्तान आर्मी ने भी 1971 में सरेंडर करा था, तुमने अब सरेंडर कर दिया, बराबर हो गए ना? फिर क्या फायदा हुआ? हाउ डू यू से दैट यू आर बेटर देन द पाकिस्तानीज? यू आर नॉट बेटर देन द पाकिस्तानीज, यू डिड नॉट फाइट। मुझे इस बात का गम नहीं है कि अफगान आर्मी हार गई, इस बात का गम नहीं है। 1962 का युद्ध जो हमारा चाइना के साथ हुआ था, उसमें इंडिया हारा था, इसमें इंडिया हारा था। और हम सच बोलते हैं, पाकिस्तानियों की तरह थोड़ा ना कि सारी जंग हारने के बाद ये कहते हैं कि हम जीत गए। नहीं, 1962 का जंग इंडिया हारा था, लेकिन वी डिड नॉट सरेंडर। वही रिजांगला वाला एग्जांपल, 122 हमारे फौजी लेड बाय मेजर शैतान सिंह, दे वर सराउंडेड बाय 3000 चाइनीज। 3000 चीनी थे वहां पे जिन्होंने सराउंड कर दिया था रिजांगला में। इन्होंने मना कर दिया, पीछे नहीं हटेंगे। 122 में से 114 एक रात में शहीद हो गए थे। तेरा कुमाऊं की चार्ली कंपनी, 1962 की बात कर रहा हूं, रिजांगला की। पीछे नहीं हटे। वो इथॉस है ही नहीं इंडियन आर्मी का।
और यही इथॉस, लैक ऑफ इट, इसने अफगान आर्मी को मार दिया। लेटेस्ट वेपन्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट, सब कुछ आपके पास, किसी चीज की कमी नहीं। देयर इज नो विल टू फाइट। वो लड़ने का जज्बा ही नहीं यार, बिना जज्बे के लड़ाई थोड़ी ना होती है। आप कहते हैं साहब सैटेलाइट है, ये है, वो दुनिया भर की चीजें हैं, दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं, लेकिन दैट विल टू फाइट। और दूसरी चीज इनकी ट्रेनिंग, मुझे ऐसा लगता है, मेरे कोर्समेट हैं मेजर सुनील शेट्टी, उन्होंने आर्टिकल लिखा था चाणक्य फोरम में। आप अगर जाएं वहां पे तो आपको पता लगेगा, आप सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पे। उन्होंने बात करी थी कि इनकी ट्रेनिंग अमेरिकन आर्मी ने गलत करी थी। इनके काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में ट्रेनिंग करी थी। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, रूम इंटरवेंशन में, इसमें अफगान आर्मी को ट्रेन करा था, क्योंकि वही काम अमेरिकन वहां पे कर रहे थे। अमेरिकन ने कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन हम वापस जाएंगे और भाई इन लोगों को दे हैव टू होल्ड ग्राउंड। यू कैन से दैट 5th जनरेशन वॉरफेयर हो रहा है, यू कैन से दैट फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज हो रही है, यू कैन से दैट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एनी आर्मीज ब्रेड एंड बटर इज कन्वेंशनल वॉरफेयर। दाल रोटी सब्जी वही है कन्वेंशनल वॉरफेयर। यू शुड बी एबल टू होल्ड ग्राउंड। इन्होंने होल्ड ग्राउंड करा ही नहीं, ये भाग खड़े हुए वहां से, क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस का या तो इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई या क्या एक्सपोजर नहीं था। मेजर सुनील शेट्टी हैं, आप ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा मेजर सुनील शेट्टी का। इन्होंने ये आर्टिकल इसलिए लिखा क्योंकि इनका एक्सपर्टीज है। 10 साल ये अफगानिस्तान में रहे यूएस आर्मी के साथ एज अ कॉन्ट्रैक्टर। इन्होंने पूरा देखा कि अमेरिकन ने क्या सही करा, क्या गलत करा। मेरे कोर्समेट है, हम लोगों ने साथ ट्रेनिंग करी थी 1993-94 में ओटीए चेन्नई से। SS57 हमारा कोर्स है, तो उसमें मेजर सुनील शेट्टी थे। आप उनका आर्टिकल पढ़िए, आपकी थोड़ी सी आंखें खुलेंगी। और उन्होंने बहुत पहले, आई थिंक 1 महीना पहले उन्होंने बता दिया था कि ये गड़बड़ है, इनके साथ गड़बड़ है। तो मेरा मेजर शेट्टी से थोड़ी सी इस मामले में हमारी आर्ग्यूमेंट भी, मैंने बोला ऐसा कैसे कह सकते हो। इसे गौरव यार मैंने देखा है उनको ग्राउंड पे, आई वॉज नॉट वेरी इंप्रेस्ड। सो इन्होंने ग्राउंड होल्ड नहीं करा अफगान आर्मी ने, इसलिए अफगान आर्मी ने सफर करा। वो इथॉस बिल्डअप नहीं हुआ, वो रेजिमेंटल स्पिरिट बिल्डअप नहीं हुई। मैं आपको आखिरी में एक चीज बताना चाहता हूं, आपको हंसी भी आएगी। हमारे यहां जो बटालियंस होती है ना, जैसे मेरी 17 कुमाऊं है यूनिट। अब आप बोलेंगे साहब 17 कुमाऊं का क्या लेना देना है अफगानिस्तान से? लेना देना है। 17 कुमाऊं में जब इंटर कंपनी में गेम्स होते हैं, हमारी कंपनीज होती है ना, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, सपोर्ट, हेडक्वार्टर, ये सब एक कंपनीज होती हैं एक यूनिट के अंदर। 17 कुमाऊं की कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज के बीच में जब गेम होते हैं ना, फुटबॉल, हॉकी के, तो इतने जोश के साथ वो गेम, मैं लड़ाई की बात ही नहीं कर रहा, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा सर, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं खेल की बात कर रहा हूं। खेल के मैदान में जब ये लोग लड़ते हैं ना, अल्फा ब्रावो का, चार्ली की डेल्टा का मैच हो आपस में, तो आपको लगेगा कि भारत और पाकिस्तान की जंग हो गई। खून खराबा हो जाता है ग्राउंड पे, लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, नाक से खून निकल जाता है वहां पे, इतने जुनून के साथ खेलते हैं। आपको लगता है कि कर क्या रहे हैं ये लोग। मैं एक नॉर्मल गेम जो होता है इन्फेंट्री बटालियन का, जब मैच होते हैं, अफगान आर्मी ने वो स्पिरिट नहीं दिखाई मैदान जंग में जो भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन फुटबॉल के गेम में दिखाती है। भाई तुम्हारा मुल्क था, तुम्हारा फर्ज था उसकी दफा करना, तुम्हारा फर्ज था उसका प्रोटेक्ट करना। तुम मर जाते, हम तुम्हें सैल्यूट करते, तुमने घुटने टेक दिए और दुनिया याद रखेगी कि तुमने घुटने टेक दिए। तो दोस्तों, यह सूरत हाल है अफगानिस्तान का।